गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। मैं तरुण आजाद जेपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताते चलूं। आज की जो मेरी क्लास है वो है झारखंड का विस्तृत भौगोलिक परिचय का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने कल बहुत सारी बातें बताई थी। जैसे मैंने बताई थी झारखंड का गठन किस प्रकार से हुआ था, उसके बाद मैंने बताई थी झारखंड के प्रमंडल, जिले वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने बताई थी झारखंड के 24 जिलों का जो 5 जो राज्य है हमारे पड़ोसी राज्य, उनके साथ कैसे टच में है, और जिलों को भी याद करवाया था। उसके अलावा काफी सारी चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, तो जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हैं। आपको आजाद जेपीएससी एकेडमी यूट्यूब पे सर्च करना है, आ जाएगा, उसमें वीडियो में जाके देखिएगा। अभी मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, जल्दी ही बना दूंगा। एक सूचना और कि झारखंड लोक सेवा आयोग के जो छात्र छात्राएं या जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी में एकदम रेगुलर लगे रहें। और दूसरी चीज कि झारखंड सीजीएल जिसमें लगभग 3.5 लाख बच्चों का फॉर्म भरा हुआ है, तो वो भी अब रेडी रहे, क्योंकि नए साल में एग्जाम होने की संभावना प्रबल है। तो आप इस चैनल के माध्यम से काफी कुछ सीख सकते हैं। आपके लिए चैनल काफी लाभान्वित साबित होगी, तो इसे देखें, अच्छे से समझें। चीजों को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बताते चले कि आप आजाद जेपीएससी एकेडमी के गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आजाद जेपीएससी एकेडमी का अपना एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, खुद का एप्लीकेशन यहाँ का बना हुआ है, और उस एप्लीकेशन में अपना लॉगिन आईडी डालें और वहां से ऑनलाइन क्लास के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। चलिए तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो सबसे पहले चलते हैं हम आगे। हमने बहुत सारी चीजों को देखा था। आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं भौगर्भिक आधार का निर्माण कैसे हुआ था। भौगर्भिक मतलब हमारे झारखंड के भूमि के गर्भ में क्या क्या चीजें थी, ठीक है ना। आज जिस झारखंड के भौगर्भिक संरचना पर आप सभी फूले नहीं समाते हैं, 40% खनिज अकेले झारखंड के पास है। तो कैसे है वो थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। और ये जो वीडियो है मैंने पहले ही बताया है कि आपको झारखंड के भूगोल का एक रिव्यू करा रहा हूं मैं, ताकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएं। अगर एग्जाम टाइम ये वीडियो देखते हैं तो काफी चीजें याद भी आपको हो जाएंगी। चलिए, तो यहां हुआ था प्री कैम्ब्रियन यानी आद्यकल्प की प्राचीनतम चट्टानों से हुआ था। आद्यकल्प की प्राचीनतम चट्टानों से झारखंड का निर्माण हुआ था। लेकिन झारखंड का भौगोलिक आधार का निर्माण हुआ था, भूगर्भ में ये सारी चीजें थी। और ये आद्यकल्प क्या है तो मूलतः आग्नेय और परतदार चट्टान थी। अब आपको थोड़ा सा बैक में ले चलते हैं और समझाते हैं कि एक्चुअली चट्टानें होती क्या हैं। थोड़ा बैक में देखेंगे। वैसे जब मैं जेपीएससी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर जब मैं जीएस लेके आऊंगा तो काफी चीजों को बताऊंगा, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना। उसके अलावा बायोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें लेके मैं आऊंगा बहुत जल्द ही। और चलिए तो थोड़ा यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये प्राचीन काल में जो है बहुत करोड़ों वर्ष पहले की बात है। पूरा पृथ्वी के एक पार्ट को, आज तो बहुत खंड में बटा हुआ है ना, तो पूरा पृथ्वी खंड को क्या बोलते थे हम? पैंजिया बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे, ठीक है ना। इसी पैंजिया के आने वाले वर्षों में, आने वाले बहुत दिनों बाद 2 पार्ट हो गए। जैसे अगर यूं देखें ना आप, झारखंड जब नहीं बना था ना, जब बिहार था ना, तो छोटा नागपुर का पठार 5 जिलों को कहा जाता था। कौन कौन 5 जिले आप कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने कल बताई है 5 जिले हैं। छोटा नागपुर का पठार बोलते थे और संथाल परगना, इन दोनों को झारखंड के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? 24 जिले हैं, है ना। उसी तरह पैंजिया, पूरे पृथ्वी को बोलते थे पैंजिया। इसके 2 पार्ट हुए। ये वाला हो गया अंकारा लैंड, और नीचे वाला पार्ट हो गया आपका गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड? तो गोंडवाना लैंड। कॉपी कलम खोल के बैठेंगे ताकि चीजों को आप नोट्स कर सके, ठीक है। चलिए, अंकारा गोंडवाना, इसमें भी काफी टाइम के बाद 7 प्लेटें मुख्य रूप से बनी। ये पूरा डिटेलिंग बताएंगे, अभी हम बताने लगेंगे तो पूरा एक वीडियो ही इस पे बन जाएगा। खैर, गोंडवाना लैंड इसी का एक पार्ट है आपका भारत। यही है भारत आपका। गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट क्या है? भारत। और भारत आपसे पूछो कि झारखंड किस लैंड का भाग है, अंकारा या गोंडवाना, तो आपको बोलना है गोंडवाना लैंड। क्लियर? देखिए, अब इसी पृथ्वी के गर्भ में भाई पृथ्वी बहुत गर्म था। शुरू इसका हिस्ट्री जब पढ़िएगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, उस पर फिर जीवों की उत्पत्ति हुई। तो देखिए यहां पे क्या है, पृथ्वी के गर्भ से चट्टानें 3 प्रकार की होती है। पहले तो ये समझ लीजिए, चट्टान जिसको बोलते हैं रॉक्स, है ना। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? तो पहला आग्नेय चट्टान होगा,
इग्नियस रॉक, दूसरा होगा एक तो है आपका तीसरा रूपांतरित या कायांतरित, रूपांतरित या कायांतरित, और एक है आपका औसादी, औसादी को बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। इंग्लिश वर्ड थोड़ा मिला लेंगे, अगर बाय द वे गलती हुआ हो तो ऐसा गलती नहीं है। इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान, औसादी मतलब सेडिमेंट्री, और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान एक ही चीज है। तो आग्नेय चट्टान जो है ना ज्वालामुखी उद्गार से बना। पृथ्वी क्या है, पूरा गर्भ क्या है, गर्म है, अंदर में गर्म है। आप अब गर्म चीज अगर पूरा गर्म है, अगर बाहर नहीं निकाले, आपके जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है तो क्या करते हैं, गर्मी किसी पे निकालते हैं, नहीं निकालिएगा तो अंदर अंदर जलते रहिएगा। तो ये पृथ्वी हमेशा ज्वालामुखी के माध्यम से अपनी गर्मी को निकालते हैं, इसीलिए ज्वालामुखी को बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। तो इसी आग्नेयस जो रॉक है, यहीं पे झारखंड में बहुत सारी चट्टानें यही इग्नियस रॉक की हैं। तो इग्नियस रॉक का उद्गार कैसे होता है, ज्वालामुखी से, ठीक है। अब चीजें यहां पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। प्री कैम्ब्रियन यानी आद्यकल्प की प्राचीनतम चट्टानों से झारखंड का निर्माण हुआ, और ये थी आग्नेय और परतदार, इसमें अग्नि थी, ज्वालामुखी से निर्मित। तो क्या आग्नेय चट्टान में अवसाद होंगे, अवसाद या फिर जीव होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अग्नि में जीव कहां से, सब तो जल के स्वाहा हो जाएगा। और वैसे भी इसमें अग्नेय और परतदार चट्टान आद्यकल्प में आती है। चलिए आगे देखेंगे। तो आग्नेय चट्टान समझ गए, ज्वालामुखी से उद्गार होता है आग्नेय चट्टान का, बस ये याद रखिएगा। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन समूह की चट्टानें हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है आर्कियन समूह की चट्टानें, तो आर्कियन समूह की चट्टानों में ही आग्नेय चट्टान आता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसका पूरा डिटेलिंग करेंगे, तब हम जब झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे तो पूरा ये समझाएंगे, क्योंकि अभी तो हम एक रिव्यू ले रहे हैं ना। वहीं झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, अब ध्यान दीजिए, झारखंड क्या है, एक मूलतः एक पठारी भाग है। पठार मतलब समझा देते हैं आपको आज। पठार देखिए, ये तो हुआ आपका, ये हुआ पर्वत, ये क्या हुआ, पर्वत। इसका ये होता है चोटी यानी पिक, चोटी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में पिक, ठीक है ना। ये हुआ पर्वत 1000 मीटर से लगभग ऊपर होंगे, ठीक है। 1000 मीटर से ऊपर को हम पर्वत की श्रेणी में रख सकते हैं। 1000 से नीचे होगा तो उसको बोलते हैं पहाड़, यानी पहाड़ी। तो ये पहाड़ी कुछ इस प्रकार होगा। अगर ये वाला पार्ट ऐसा हो, कुछ इस प्रकार हो, तो इसको बोलते हैं पठार। तो पठार में ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला पार्ट एकदम समतल। अगर आपको पठार समझना है ना, तो किसी भी ओवर ब्रिज पे चढ़ जाइए। देखिए ओवर ब्रिज कुछ इस तरह का होता है, फिर बीच में एकदम प्लेन होगा, फिर डाउन होगा, वही है पठार। तो झारखंड के अधिकांश क्षेत्र जो है वो पठारी भाग हैं। अब पाट क्षेत्र किसको बोलते हैं, बार बार आता है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र क्या है, पाट क्षेत्र तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पाट क्षेत्र। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक जगह है पारसनाथ, तो पारसनाथ की ऊंचाई है 1365 मीटर गिरिडीह में, उसको छोड़ के। नहीं तो फिर पाट क्षेत्र का देखिए, एवरेज ऊंचाई जो है पाट क्षेत्र का 900 से 1100 मीटर, और कहां 1365 मीटर क्या है, पारसनाथ। तो ये आपको दिमाग में रखना है। पाट क्षेत्र की जो है आकृति वो कैसी होगी, तो आपसे पूछेगा झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार होगी। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुजाकार 2-3 तरह से त्रिभुज बना सकते हैं। ऐसे भी त्रिभुज ही होता है, ऐसे भी त्रिभुज ही होता है, कैसे भी। लेकिन पाट क्षेत्र की आकृति ऊपर वाला भाग समतल है, नीचे त्रिकोण बना हुआ है। रांची पठार का ही हिस्सा है पाट क्षेत्र, और इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में देखिएगा, दक्षिण पश्चिम में ध्यान दीजिएगा, पलामू, लोहरदगा और गुमला इन जिलों में है, ठीक है। अब आगे आते हैं, झारखंड के भूखंडों में अनेक छोटे छोटे पठार हैं। झारखंड के कई भूखंड बटे हुए हैं, छोटे छोटे कई पठार हैं, और जिसकी ऊपरी सतह समतल है उसे पाट क्षेत्र कहते हैं। पठारी भाग का जिसका ऊपरी सतह एकदम समतल है उसको क्या बोलते हैं, पाट क्षेत्र, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर यानी 3600 फीट होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये पर्वत समझ गए। एक चीज और समझाना यहां छूट गया हमसे, अगर ऐसा हो, कुछ इस प्रकार का हो, तो इसको बोलते हैं पर्वतमाला। क्या बोलते हैं, पर्वतमाला। इसको क्या बोलते हैं, पर्वतमाला, मतलब पर्वतों का माला। पर्वत, एक फूल तो फूल, कई फूलों का एक समूह तो माला हो गया। तो उसी तरह ये माला हो गया, पर्वत, कई पर्वत फूल बना दीजिए, माला हो गया, है ना। तो पर्वत, हिमालय पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वतमाला है। क्लियर है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखिए। अब पाट क्षेत्र के दो भाग हैं, कौन कौन देखिएगा। उत्तरी भाग को बोलते हैं पलामू पाट क्षेत्र, और दक्षिणी भाग को बोलते हैं रांची पाट क्षेत्र। आप जब मैपिंग करिएगा, 1 मिनट के लिए मैप पे हम आपको ले चलते हैं, 1 मिनट के लिए बस समझ लीजिएगा आप, 1 मिनट के लिए फटाफट मैप देखिए। यहाँ पे यह है आपका मैप, ठीक है।
अब अगर उत्तरी भाग कह रहा है, अब उत्तर किधर है, उत्तर ऊपर है, ऊपर, तो ये पलामू यही ना है, पलामू। अब पलामू पहले सबको बोलते थे, ये वाला पार्ट, ये देखिए पलामू है आपका, ये पलामू है, तो उत्तरी भाग हुआ। दक्षिणी नीचे मतलब, दक्षिण मतलब नीचे, रांची पठारी, ये है रांची का भाग। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए तो दक्षिणी भाग रांची, अब उत्तरी भाग पलामू है। अब पलामू में क्या आएगा, मुख्य रूप से लातेहार ले लीजिए आप। लातेहार में केवल जंगल ही जंगल है। लातेहार को बोलते हैं प्रकृति का सौंदर्य स्थल। और ये लातेहार में बहुत सारा, अभी आप देखिएगा 2019 का वन रिपोर्ट जो आया है, उस वन रिपोर्ट में क्या है, उस वन रिपोर्ट में है सबसे ज्यादा परसेंटेज वन का कहां है, तो लातेहार 56.2%, 0.2%। ठीक है ना, पहले चतरा था ना, अब लातेहार हो गया। लातेहार में बहुत ज्यादा वन है। अब देखिए लातेहार में मुख्यतः, लातेहार में देखिए जंगल से पूर्णतः आच्छादित होते हैं, मतलब जंगल से ढके, आच्छादित मतलब ढके हुए। तो ये कौन कौन मुख्य रूप से पार्ट है, ये जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेतरहाट पार्ट, जमीरा पार्ट, जोड़ा झूमर पार्ट, डूमर पार्ट, गुलगुल या जवाहर पार्ट, उसके बाद कबरा पार्ट और पेशरार पार्ट, ये मुख्य रूप से आपको पार्ट क्षेत्र याद रखने हैं। पार्ट मैंने क्या बताया, पार्ट मैंने ऐसे वाला बताया था, ऊपरी भाग समतल हो और नीचे ऐसा त्रिभुजाकार। ठीक है, दूसरा है दक्षिणी भाग रांची। अब रांची में दो पार्ट क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से दो मुख्य रूप से हैं, गुमला और लोहरदगा। लेकिन दक्षिणी भाग जो है वो वहां पे क्या है, कम वन आच्छादित है, मतलब वन बहुत कम है और वहां जीवन मतलब व्यक्तियों का आना जाना सुगम है, आ जा सकते हैं। और इसी आवागमन के चलते गुमला और लोहरदगा में बॉक्साइट का उत्खनन होता है। बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्युमिनियम। ठीक है, तो बॉक्साइट का खनन, कम घने जंगल है गुमला और लोहरदगा के जिलों में। तो आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, पाट क्षेत्रों से ही कई नदियों का उद्गम होता है। देखिए भारत में जब नदी पढ़िएगा तो नदी तंत्र जब देखा जाएगा तो उसमें नदी देखा जाता है दो प्रकार के मुख्य रूप से। पहला तो देखा जाएगा हिमालयी नदी तंत्र, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां, ये सदा निरा होती हैं, सदा निरा और सदावानी, मतलब हमेशा पानी आएगा। क्यों, क्योंकि वो ग्लेशियर से पिघल के निकल रही हैं। ठीक है ना, उसमें मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मुख्य रूप से मुख्य नदी हम बोल रहे हैं, वैसे सतलज भी निकलता है। और दूसरा आप पढ़िएगा पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां। पठारी मतलब झारखंड एक पठारी भाग है, तो इन्हीं पाट क्षेत्रों से कई नदियां निकलती हैं। झारखंड की नदियां सदा निरा नहीं है क्योंकि ये बरसाती नदियां हैं और बरसात में निकली हुई नदी गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती हैं, है ना। तो चलिए आगे आते हैं। पाट क्षेत्र से कई नदियों का उद्गम होता है, प्रायः नदियां यहां पे बरसाती होती है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने 3 नदी लिया है, नदी 3 ही नहीं है, बहुत है। तो ये 3 नदी मुख्य रूप से मैंने लिया। पहला दामोदर नदी। अब ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, देवनद भी बोलते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, है ना, सबसे चौड़ी नदी, प्रदूषित नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, बंगाल का शोक, इन नामों से दामोदर नदी को जाना जाता है। दामोदर नदी पहले बहुत बाढ़ आता था तो बंगाल में तबाही मचा कर रखता था। जैसे कभी कभी देखिएगा बिहार की शोक कोसी नदी। अब देखिए मेरा एक मित्र बिहार में था, समझिएगा क्या किया ना, एक मूवी आया था अक्षय कुमार वाला 2.0, जीरो नहीं है ओ। अब बेचारा लगा लिया मोबाइल में, देख रहा था, है ना, 2.0 लगा के देख रहा था और खटिया निकाल के मस्त बिहार में सोया हुआ था। कोसी नदी के किनारे ही मतलब उसका घर है। अब कोसी नदी देखिए इस तरह से विसर्पाकार इस तरह से होती है। अब यहाँ पे मान लीजिए खटिया लगाया, कोसी नदी रात देखते देखते उसको नींद आ गया, यहां से ऐसे आया, खटिया लेके चला गया उधर, कहा बंगाल की खाड़ी लेके निकल गया। पता चला कि बंगाल की खाड़ी में, वहां से फिर किसी की तरह निकल के आया। तो ये नदियां हैं, मार्ग बदलती है, मार्ग बदलने के लिए विख्यात है कोसी नदी। ठीक है ना, तो इसलिए इसको बिहार का शोक बोलते हैं। चलिए याद रखिएगा, है ना, चीजें आपको याद होनी चाहिए बस, बाकी कोई भी तरीके लगा लीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, उद्गम कहां से होता है, कई जगह कंफ्यूज आप मत रहिएगा। उद्गम इसका होता है लातेहार और लोहरदगा की सीमा, चूल्हा पानी चूल्हा पानी चूल्हा पानी, बस रट लीजिए चूल्हा पानी, और कहीं से नहीं रटना है। और दूसरा चीज लातेहार कैसे कैसे गुजरता है ये, है ना। लातेहार से निकला है, लातेहार जिला मतलब लातेहार लोहरदगा की सीमा से निकला, लातेहार गुजरा, हजारीबाग, फिर रांची, फिर रामगढ़, फिर बोकारो, फिर धनबाद होते हुए झारखंड में 290 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ये आपको बताते चले, दामोदर नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। तो फिर ये पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर तय करते हुए गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा में मिल जाती है, गंगा मैया उधर इसका विसर्जन कर देती है जाके, कहां, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना,
चलिए, इसके बेसिन में भारत का 46% कोयला भंडार संचित है। बेसिन क्या होता है, डेली ब्रश करते होंगे, बेसिन तो उसी को बोलते हैं, इस टाइप का रहेगा बेसिन, इस टाइप का आकृति जहां नदी बना रहे उसी को तो बेसिन बोलते हैं। तो उसके बेसिनों में 40% कोयला भंडार संचित है। आपको एक चीज और मैं बताते चलूं स्पष्ट रूप से, अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कौन करता है, तो झारखंड मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा, छत्तीसगढ़ करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला भंडारण कहां है, सॉरी भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडारण कहां है, तो जरूर बोलिएगा झारखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो चुका। अगले नदी पे चलते हैं। देखिए अगला नदी है आपका उत्तरी कोयल नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं। उद्गम रांची के पठार से होता है। यह रांची, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, गढ़वा, मतलब रांची से निकली हजारीबाग होते हुए, लातेहार, पलामू, गढ़वा होते हुए, और फिर आपका मिल जाती है सोन नदी में। सोन नदी आप याद रखिएगा झारखंड के 2 जिलों को मात्र स्पर्श करती है, तीसरा कोई जिला मत पैदा कर दीजिएगा। 2 जिले कौन कौन है, एक तो पलामू, दूसरा गढ़वा। तो सोन नदी में बोलते हैं लोग कि सोना भी है, रेत में सोना। झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जिसकी रेत में सोना मिलने के अनुमान लगाए जाते हैं और उसको मतलब बोला जाता है, कौन सी नदी है, कमेंट करिएगा, है ना, जिसमें सोना के अंश पाए जाते हैं। यह देखिए ध्यान दीजिएगा। अब बूढ़ा नदी एक है, यहां पे गढ़वा होते हुए 255 किलोमीटर की दूरी तय करके सोन नदी मिलती है। अभी मैं नदी पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, इसके नदी का पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूं। आप सोचिएगा कि पूरा लंबाई चौड़ाई सब बताते चले, ठीक है ना, बताएंगे जब भूगोल पढ़िएगा, अभी रिव्यू दिखा रहे हैं। बूढ़ा नदी महुआ डांड से निकलकर, महुआ डांड कहां है, लातेहार में, उत्तरी कोयल नदी में ये मिलती है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ा नदी, ठीक है। और झारखंड का सबसे ऊंचा प्रपात बनता है जल प्रपात बुढ़ाघाघ या लोधाघाघ, 142 मीटर रट लीजिए, कोई 130 और 32 मत रटिएगा, 37, 142 मतलब 142, और फीट में इसको आप मोबाइल में भी डाल के देख सकते हैं, 466 फीट। तो ये आप याद रखिएगा, बूढ़ाघाघ जलप्रपात। जलप्रपात किसे कहते हैं, देखिए ये मान लीजिए है पहाड़, ये पहाड़ है, ऊंचाई से एक बारगी गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। एक बारगी गिर रहा है तो उसी को बोलते हैं जलप्रपात। अगला नदी पे चलते हैं, स्वर्ण रेखा नदी। यह भी इंपॉर्टेंट, रांची के नगड़ी गांव के चुआ से। लेकिन देखिएगा मतलब अगर आप प्रखंड देखिए, प्रखंड मानचित्र देखिएगा, जैसे प्रखंड का मानचित्र अपने यहाँ होता है, हर प्रखंड का अपने अपने जगह पे होता है, तो उसमें कुछ लिखा है रांची के रातू प्रखंड के टिकरा टोली गांव से। आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि प्रखंड से लिखा है कि नहीं, आप बस इतना याद रखिएगा रांची के नगड़ी गांव से निकलता है, चुआ से, चुआ नामक जगह से, ठीक है। सरायकेला पूर्वी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा राज्य में जाके ये प्रवाहित हो जाती है, उड़ीसा राज्य मतलब चल जाती है। कौन, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। तो ये सरायकेला पूर्वी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा राज्य में चल जाएगी। अब स्वर्ण रेखा नदी पर ही रांची से 28 किलोमीटर दूर जब जाइएगा तो हुंड्रू फॉल यानी हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है, और इसकी ऊंचाई 98 मीटर, रट्टा मार लीजिए, 98 320 फीट, 98 मीटर 320 फीट, ठीक है। ये आपका जलप्रपात का निर्माण करती है, और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर, रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। अगला नदी है आपका, सॉरी नदी खत्म हो गया, नदी 3 ही लेने थे और 3 इंपॉर्टेंट नदी थे। चलिए आगे, झारखंड और भारत दोनों का सबसे गर्म जलकुंड सूरज कुंड 88 डिग्री सेल्सियस है। मैंने आपको बताया भी था कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है, वर्षा वाला जिला जो है वो है हजारीबाग। हजारीबाग में बरसों पानी है, बरसों पानी, क्या है, बरसों पानी। तार में कैसे फंस गए, चलिए खैर कोई नहीं। इसका टेम्परेचर क्या है, 88 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग में, बस याद रखिएगा। झारखंड की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आपको थोड़ा सा यहां समझाते हैं, बस फटाफट देखिएगा। यह है आपका इक्वेटर, क्या है, यह है आपका इक्वेटर, हरा कलर कर दिए, देखिए इक्वेटर को, बस बात खत्म। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यह है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं साउथ, मकर रेखा। यहां पे एक और है 66.5 डिग्री, यह है साउथ। अब यहां भी आपका 66.5 डिग्री, यह है नॉर्थ। अब हम छोटा बनाए इसलिए आपको छोटा ही दिखेगा। देखिए बचपन में लोग अंटा खेलते थे, अंटा अंटा ऐसे ऐसे, आप नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। कर्क रेखा ये है, सॉरी विषुवत रेखा ये है, इसके ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं 66.5 को,
तो इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक। अंटा कहां खिलेगा? धरती के ऊपर जाके के नीचे बैठ के, तो नीचे बैठ के धरती के नीचे देखिए अंटार्कटिक, अंटा खेलेंगे जब आप नीचे बैठ के, तो अंटार्कटिक याद रखिएगा। कहीं से भी कैसे भी याद कीजिए, याद होना चाहिए, बस माइंड में होना चाहिए, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहां पे दिखाते हैं आपको जोन। जोन मतलब होता है कटिबंध। यहां पे लिखा है ना उष्ण कटिबंध किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्य का जो दायरा है ये है, मान लीजिए ये सूर्य है, इक्वेटर हम इधर कर दिए, लिख दिए ये है आपका सन, ठीक है। तो सूर्य का दायरा यही है आपका 23.5 से 23.5 के बीच, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा गर्मी सीधे पड़ेगा, तो गर्म वाले पार्ट यानी 23.5 डिग्री तक इस वाले पार्ट में, मतलब इस वाले पार्ट में आपका क्या पड़ता है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। उसके ऊपर जब जाइएगा तो शीत कटिबंध, उसके ऊपर जाइएगा तो नहीं, ऊपर जाइएगा तो समशीतोष्ण कटिबंध, और ऊपर जाइएगा तो शीत कटिबंध, मतलब 66.5 के ऊपर जाइए तो शीत कटिबंध। ये पूरा डिटेल में बताएंगे, खाली शॉर्ट में भी समझा रहे हैं आपको कि उष्ण कटिबंध समझ में आना चाहिए। उष्ण कटिबंध इस वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। रफली समझा रहे हैं, पूरा डिटेलिंग पे नहीं जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध ये मानसूनी है। अब झारखंड की जलवायु क्या है, मानसूनी, मतलब झारखंड में जितने भी कृषक हैं 77% लोग कृषि कार्य में लगे हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है। तो वहां पे क्या है कि मानसून है, मानसून मतलब ऊपर से वर्षा भगवान कराएंगे तभी फसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। वर्षा कितना होगा, 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, यह है औसत वर्षा, ठीक है। मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी लाल मिट्टी, लाल मिट्टी सबसे प्रमुख है। झारखंड के 90% क्षेत्रफल पर लाल मिट्टी है। झारखंड के 90% क्षेत्रफल पर लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि लाल मिट्टी में जब पानी मिलाइएगा तो उसका कलर थोड़ा पीला जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हम लाल पीली मृदा भी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टी के कितने वर्ग हैं, 8 भागों में मिट्टी को बांटा गया है, कहीं कहीं 6 भी मिलता है आपको, है ना। तो झारखंड के 90% भूभाग पर क्या है, लाल मिट्टी, ठीक है। और ध्यान दीजिए, लाल मिट्टी में खेती किसका होगा, तो सबसे ज्यादा तिलहन दलहन होता है। धान मत मार दीजिएगा, लाल मिट्टी में धान वान नहीं होता है। धान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका जलोढ़ मिट्टी, सबसे इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी। नदियां जब लास्ट में नदी के किनारे वाला जो पार्ट होता है ना, जैसे मान लिया जाए, यहां पे दिखा देता हूं जलोढ़ मिट्टी क्या होगा। जैसे ये है नदी, ये है नदी, ऐसे सटा हुआ जो खेत, जितना भी खेत होगा आसपास का, वहां पे जलोढ़ मिट्टी आएगा। नदी जब बाढ़ लाती है तो अपने यहाँ अपने आसपास के खेतों में परत डाल देती है, और इसमें कई प्रकार के जीव के अंश होते हैं, खरपतवार होते हैं, वही तो उपजाऊ होते हैं, उसी को बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, उसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में होता है धान। झारखंड की सबसे प्रमुख फसल धान है, खरीफ फसल है धान। चलिए आगे बताएंगे। अब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि। अब कृषि में भी क्या है, तो धान, सबसे ज्यादा बोलिएगा धान। चलिए, 77% लोग कृषि कार्य में संलग्न है। कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर। जेपीएससी भी पूछा है, जेएसएससी भी पूछा है, याद कर लेना है एकदम। सिंचाई का प्रमुख साधन देखिए कुआं, कुआं सबसे प्रारंभिक साधन है। जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा तो वहां भी आपको कई कुओं का प्रमाण मिलता है। हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता, वहां भी कुओं को देखने को मिलता है आपको। कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान 29.5% कुआं का ही है। अब कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है, मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में, कि एक गमला देखिए, गमला कुआं जैसा होता है, गुमला आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत, अब देखिए ध्यान दीजिए, जब किसान 77% कृषि कार्य में लगे हैं, मानसून साथ दे रहा है, मिट्टी है यहाँ पे बहुत तरह की, जलोढ़ है, लाल है, काली है, सब है, लेकिन सबसे ज्यादा लाल है। तो उसके लिए फिर भारत सरकार सोची ना कि झारखंड में खनिज भी बहुत ज्यादा है, खेती भी खूब कराना है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं लेके आए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है, बहु मतलब ज्यादा, उद्देश्य मतलब लक्ष्य, तो बहुत सारे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लेके आई गई। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में मुख्य रूप से मानिए आप जैसे बिजली उत्पादन करना, सिंचाई करना, मछली पालन करना, है ना, बहुत तरीके होते हैं, इसमें बहुत तरह काम होते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस, अगर हम बोले झारखंड और भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना, तो डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में स्थापित हुआ, मुख्यालय कोलकाता में, और झारखंड और पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है ये भी याद रखिएगा।
भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। भारत सरकार बहुत चाह रही थी कि ऐसा कोई लाएं, तो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना को पढ़ी, समझी और वहां का देखा, नकल किया, यहां पे लाके पुटअप कर दिया और डीवीसी का स्थापना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डीवीसी का पूरा हम खाका निकाल दिया एकदम, आपको याद, ये चीज याद हो गया। डीवीसी से एक क्वेश्चन पक्का हो गया आपका, डीवीसी से क्वेश्चन हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन पूछे, कुछ चीजें और इसमें बाकी है वो बाद में इंक्लूड करा दी जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से ये आपका देखिए डीवीसी में क्या है। डीवीसी में 8 बड़े बांध हैं, एक अवरोधक बांध है। अवरोधक मतलब रोकना किसी भी चीज को, अवरोधक रोकना। 8 बड़े बांध हैं, 3 जल विद्युत गृह बनाए गए, देखा कि इनसे ज्यादा बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है, 3 ताप विद्युत गृह बना दिए। ठीक है, अब समझिए एक अवरोधक बांध कौन सा है, दुर्गापुर अवरोधक बांध। 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया, और यही चीज अवरोधक बांध कहां है, दुर्गापुर अवरोधक बांध। अब दुर्गापुर कहां है, अब बोलिएगा सर झारखंड में, दुर्गापुर झारखंड में नहीं है, दुर्गापुर कहां है, पश्चिम बंगाल में है। चलिए उसके अलावा पहले 8 बड़े बांध देख लें, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 बांध। सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट, ये दामोदर नदी पर है, तो पहला है पंचेत बांध, दूसरा है अय्यर बांध, तीसरा है बेरमो बांध। ये तीनों संयुक्त रूप से कहां है, दामोदर नदी पर। संयुक्त नहीं मतलब अलग अलग बांध है, लेकिन तीनों दामोदर नदी पर है। ठीक है, अगला आते हैं तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध। ये दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर है। किस पर है, तीनों मतलब किस पर है, बराकर नदी पर। इधर से नहीं दिख रहा होगा ना, सॉरी। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, ये तीनों का है बराकर नदी पर। और 2 बच गए, कोनार और बोकारो, ये है बोकारो नदी पर। दामोदर की सहायक नदी है बोकारो, बराकर, है ना, तो ये इन नदियों पर है। तो 8 हो गए बांध, बड़े बांध बिजली उत्पादन के लिए। चलिए वेरी गुड। अब 3 जल विद्युत गृह है, 8 बड़े बांध बनाए गए सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, बहुत तरह का बात था। 3 जल विद्युत गृह हैं। अब जल विद्युत गृह कौन है, तिलैया, मैथन और पंचेत। इन तीनों से पर्याप्त विद्युत उत्पादन होता था, लेकिन नहीं होने के कारण, पर्याप्त विद्युत उत्पादन इनसे नहीं हो पा रहा था, तो फिर 3 ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया। कौन कौन, तो बोकारो ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह और दुर्गापुर ताप विद्युत गृह। तो ये हो गए आपके 6 इधर विद्युत गृह, जैसे जल विद्युत गृह 3 और ताप विद्युत गृह 3, तो 3 3 6 और इधर आपके 8 बड़े बांध हो गए। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड एक कृषि प्रधान देश है, भारत की तरह ही। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी है 3,29,88,134। रट्टा मार दीजिए, 3,29,88,134। बस ये काम कर लेना है आपको। इसमें से 1,30,98,274, यानी इसके जितना भी कुल जनसंख्या उसका 40% कुल श्रमिक हैं, श्रम करने वाले हैं। ठीक है, अब झारखंड में देखिए सब कुछ हो गया, आपको नदी बता दिए, जलप्रपात बता दिए, है ना, सिंचाई परियोजना बता दिए, मिट्टी बता दिए, मानसून बता दिए, सारा कुछ बता दिए। तो खेती करिएगा ना, 77% लोग खेती पर लगे, तो खेती करिएगा ना। तो खेती के लिए मुख्यतः यहाँ पे 3 फसलें हैं, ये याद रखिएगा। कई बुक्स लिख देते हैं कि रबी है, खरीफ है, और एक और कौन सा दे देता है यहाँ, जायद है ना। तो आप उन सब चीजों पे ध्यान तो मत ही दीजिएगा। खैर मुख्य रूप से ये है रबी, खरीफ, अगहनी और रबी। अब देखिए खरीफ फसल झारखंड में टोटल 18.5% भाग पर की जाती है, जितनी खेती होती है, और ये अगहनी सबसे ज्यादा 95% भाग, जितना फसल हो रहा है 95% भाग हो रहा है ये। और सबसे अगहनी का सबसे मेन फसल है धान, अगहनी का मेन फसल है आपका धान, और रबी है आपका 11% क्षेत्रफल पर। अब खरीफ फसल में कौन आते हैं, खरीफ के 2 प्रकार होंगे, आगे बताएंगे। खरीफ में आता है आपका धान, गोड़ा धान। गोड़ा धान देखे होंगे आप लोग, गोड़ा धान देखिए कहां मिलेगा, आप जाइए जनजातियों के यहाँ, तो वो करते हैं गोड़ा धान। आजकल तो बहुत कम प्रचलन में हो गया, मतलब गोड़ा धान पहले बहुत होता था, अब थोड़ा कम हो गया, जैसे जैसे लोग डेवलप हो रहे हैं ना ये सब चीज। अब जैसे मड़ुआ खोजिएगा, मड़ुआ बहुत जगह पे नहीं मिलेगा, मड़ुआ कहीं कहीं मिलेगा आपको। और पहले के टाइम में क्या था कि जैसे जैसे लोग बोले ना कि जैसे जैसे लोग डेवलप हो रहे हैं, नई खेती करना चाह रहे हैं, वैसे वाली बात है। मकई, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना और मूंग, ये सब है आपके खरीफ फसल। ठीक है, इसका मैं ट्रिक भी बना दूंगा बड़ी जल्दी और दे दूंगा, याद करने का तरीका भी है। उसके बाद बुआई कब होता है, कब इसको बोते हैं, तो जून जुलाई में बोते हैं और काटते हैं सितंबर अक्टूबर में। अब खरीफ के 2 पार्ट हैं आपके, पहला है भदई, दूसरा है अगहनी। भदई माने भादो, है ना, भादो, कुआर, कार्तिक ऐसे पढ़ते हैं ना आप। फिर अगहन पढ़ लीजिएगा, 12 महीने हैं। तो भदई और अगहनी, भदई को बोते हैं मई जून में और कटाई अगस्त सितंबर में। और देखिए अगहनी में धान
प्रमुख फसल आता है। बुआई मई जून और कटाई दिसंबर में। झारखंड की सबसे प्रमुख फसल धान, और धान सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिमी सिंहभूम में। इसके अलावा झारखंड का सबसे दूसरा प्रमुख फसल है मकई। मकई को मोटे अनाज में रखते हैं और यह सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पलामू। बस ऐसे याद रखिएगा, पलामू के लोग बड़ी मोटे बुद्धि के होते हैं। जहां लिखा रहेगा ना कि यहां साइकिल खड़ा करना मना है, मोटरसाइकिल खड़ा, वहीं जानबूझ के खड़ा करेंगे, बुरा ना मानेंगे, मैं भी पलामू का ही हूं, है ना। याद कराने के लिए मैं कुछ भी बोलूं उसको आप डोंट माइंड मत कीजिएगा, नहीं तो पलामू के पता लगे सारे लोग गुस्से हो गए कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, है ना। चलिए, तो सर्वाधिक उत्पादन मकई का पश्चिमी सिंहभूम, और दूसरी झारखंड की सबसे प्रमुख फसल मकई। मकई कहां होता है? पलामू, ये भी याद रखिएगा। अब दूसरा आते हैं रबी फसल पे, तो देखिए रबी राई, क्या याद रखिएगा? रबी राई, रबी के साथ राई, राई मतलब सरसों, राई सरसों नहीं, एक्चुअली राई सरसों दो चीज है। तो चलिए, गेहूं, जौ, अब गेहूं जहां होगा जौ भी होगा, है ना, जहां गेहूं होगा जौ भी होगा। मटर, चना, सरसों, दलहन, तिलहन सब इसमें आते हैं। बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है और कटाई मार्च में, मतलब बैसाख में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जाड़े या बसंत ऋतु की फसल। जाड़े या बसंत ऋतु की फसल। देखिएगा अभी गेहूं लग गया होगा, हाँ गेहूं लग गया होगा। गेहूं का टाइम क्या? अक्टूबर नवंबर लग गया होगा कभी का, है ना। तो ये काटा जाएगा मार्च में। और एक और फसल हम रखते हैं तीसरे नंबर में, अगहनी तो बता दी, ये हटके है, अलग है, यह है जायद फसल। जायद में देखिए क्या करता आता है, ताऊ जादे खीरा खा के मर गए। ताऊ, ता से तरबूज, ऊ से उड़द, ताऊ हो गया। जादे माने जायद फसल, खीरा, ककड़ी वगैरह ये सब आते हैं जो गर्म टाइम में, गर्मी टाइम में बोई जाती है ना। देखिए यहाँ पे लिखा होगा मार्च अप्रैल में बोएंगे, जून जुलाई में काटेंगे। अरे वो नदी किनारे देखे होंगे बड़े बड़े गड्ढे करके तरबूज, ककड़ी, खीरा वगैरह लगाते हैं, उसी को बोलते हैं हम जायद फसल। तो फसल मुख्य रूप से आप पढ़ लिए। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट देखिए दलहन। दलहन दो प्रकार के, दलहन के दो प्रकार। पहला है खरीफ दलहन। अब खरीफ में कौन है? रबी दलहन। देखिए खरीफ में आएगा अरहर, उड़द, मूंग और कुर्थी। देखिए कुर्थी, मूंग, उड़द और अरहर, ये धान का टाइम होगा, खरीफ फसल धान का टाइम होगा। और ये रबी, ये गेहूं के समय, जैसे अभी चना बोया गया, मटर बोया गया, मसूर बोया गया, ये भी अभी बोया गया होगा। देखिएगा कटेगा ये फिर आपका मार्च के और अप्रैल के टाइम में कट जाएगा। लाख, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाख को बोलते हैं लाख। भारत में सर्वाधिक लाख का उत्पादन 50% अकेले झारखंड करता है। और ऐसा माना जाता है कि एशिया में नहीं, पूरे विश्व में, एशिया में नहीं, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसका एक राज्य अकेले 50% लाख का उत्पादन करता है। ठीक है। सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र यह है टोरी। टोरी लातेहार में है, टोरी लातेहार में है। ठीक है। अब 4 प्रकार के लाह होंगे। देखिए 4 प्रकार के, ये आपको याद रखना है। कतकी लाह एक बार पूछा है कहीं क्वेश्चन में कि कतकी लाह कहां होता है, या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। वैशाली लाह, ये रांची और पलामू में मिलेंगे। वैशाली लाह, लाह क्या होता है देखे होंगे ना। अरे ये से पेड़ का जो है ना, पेड़ का शाखा है ना छोटा छोटा, उस पर ऐसे ऐसे ऊपर से कीड़ा जैसा लगा रहेगा। कीड़ा नहीं होता है वो, एक्चुअली ऐसा लगा रहेगा, लाह उसी को बोलते हैं। लाह से हमारा बहुत तरह का मतलब दवाई वगैरह बनता है, फिर चूड़ी वगैरह बनता है, और भी बहुत सारी चीज बनते हैं, खिलौने वगैरह बनते हैं लाह से ही। तो वैशाली लाह रांची और पलामू में, ये मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच होते हैं। ठीक है। जेठवी लाह, ये संथाल परगना में होते हैं, मध्य मई से मध्य जून तक। और केतकी लाह, केतकी या कतकी एक ही चीज है, सिंहभूम में अक्टूबर से नवंबर के बीच। अब अगहनी लाह सिंहभूम और संथाल परगना में नवंबर दिसंबर के बीच। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तसर, तसर को बोलते हैं रेशम या मलबरी, एक ही चीज है। भारत का सर्वाधिक तसर उत्पादक राज्य झारखंड है, 60% अकेले तसर उत्पादन करता है। ये भी आपको याद रखनी चाहिए। अब आते हैं फॉरेस्ट में, वन में। देखिए झारखंड, डाटा याद रखिएगा हमेशा, जो डाटा दे रहे हैं हम वो वन सर्वेक्षण विभाग से निकाला हुआ है। ऐसा आप इसको काट नहीं सकते हैं, नहीं तो काटने से पहले सोचिएगा, फिर बड़ा प्रूफ रखिएगा मेरे इसको काटने से पहले। तो झारखंड राज्य में 2017 के अनुसार कुल वन कितना है, तो 23,478 वर्ग किलोमीटर। ये 29.45, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि वन यहाँ पे कितना प्रतिशत है। लेकिन 2019 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया, जैसे देखिए ना, इसको यूं समझिए ना, 79,714 वर्ग किलोमीटर है ना हमारा क्या बोलते हैं टोटल एरिया। लेकिन वन रिपोर्ट 2019 कहता है कि नहीं, 79,716 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर। तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल है ना। चलिए, तो 2019 के अनुसार कुल वन कितना है, 23,611, 0.41 नहीं छोड़ना है, 0.41 वर्ग किलोमीटर, यानी 29.62%। ठीक है। अब वन के 3 प्रकार हैं, वन के 3 प्रकार। लाह के थे 4 प्रकार, वन के हैं 3 प्रकार। इसी वन में दुनिया भर का चीज मिलेगा आपको। बेतला नेशनल पार्क ही वन में है, बिना वन का बेतला नेशनल पार्क का क्या मतलब बनता है, या वन्य जीव अभयारण्य का क्या मतलब बनता है, जो 11 है ना।
चलिए अति सघन वन 2603.20 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर कर दिए हम, छोड़िए ना, हिंदी में ही लिख देते हैं वर्ग किलोमीटर, आप समझ लीजिएगा वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मध्यम सघन वन 96,687.36 वर्ग किलोमीटर, खुले वन सबसे ज्यादा है 11,320.85 और तीनों को जोड़िएगा तो 29,611.45 वर्ग किलोमीटर। आपको याद ये वाला मुख्य रूप से रखना है, सारे मत रट्टा मारने लगेगा। 29.62% ये है वन। और आपको एक चीज और बता दें, झारखंड का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला लातेहार 56.02, ये 2019 का रिपोर्ट है। और न्यूनतम धनबाद में खाली कोयला है भरा हुआ, आग लगा हुआ है, कोयला तो कहां से वन होगा नहीं होगा। और एक चीज और बताना था, क्या मैं भूल रहा हूं, लातेहार सर्वाधिक वन आच्छादित जिला, हाँ झारखंड क्या वन आच्छादित राज्य है, कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साल वृक्ष, जिसको मतलब स्थानीय भाषा में सखुआ या सरई भी बोलते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था, अयः पात्रे पयः पाणम सालपत्रे च भोजनम सैनम खरजूरी पात्रे झारखंड विधीयते। इसका मतलब क्या होता है मैंने बताया भी था, तो उसमें साल का यानी सखुआ का जिक्र आया है। साल के पत्तों पर आज भी जनजातियां भोजन करती हैं, साल मतलब सखुआ, ठीक है। चलिए तो साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा, पर्णपाती वन क्या होता है, पर्ण मने पर्णपाती, पर्ण मतलब होता है पत्ता और पाती मने गिरना, तो जिसका पत्ता गिरते रहे लगते रहे गिरते रहे लगते रहे पर्णपाती वन, उसको बोलते हैं पर्णपाती वनों का राजा कौन है, साल वृक्ष। झारखंड का राजकीय वृक्ष यही है साल वृक्ष। और पलाश को बोलते हैं झारखंड का राजकीय पुष्प। चलिए वेरी गुड। जंगल है तो भाई ये सारी चीजें होंगी, जंगल नहीं रहेंगे तो ये सारी चीजों का कल्पना कर पाना भी असंभव है, बिना जंगल के कुछ नहीं होंगे। अब कहिए सर घर में तो हम लगा लेते हैं, प्लास लगा के दिखा देंगे, तो क्या घर मतलब क्या एक जगह रखे है ना, तभी तो लगा पाएंगे। चलिए खैर, पश्चिम सिंहभूम जिले में एक आता है सारंडा वन। अब सारंडा वन झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर है, उड़ीसा और झारखंड का एक सीमा है सारंडा वन। मत पूछिए सारंडा वन के बारे में, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है ये, और बोला जाता है एशिया के सबसे घने यानी सघन वनों में इसकी गिनती होती है। और सारंडा का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी। प्राचीन काल में बहुत ज्यादा हाथी यहां पे थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सारंडा। और कई बार लोग बोलते हैं कि सारंडा वन, आजकल तो बहुत चीजें डेवलप हो गई, पहले के टाइम में आज के 10 वर्ष पहले जिनकी पोस्टिंग सारंडा में होती थी वो बड़े डरते थे, पता नहीं नक्सली कहां से घुसे, किधर से गोली चल जाए कोई पता नहीं, है ना। ये आपने भी देखा है, नक्सली अभियान यहाँ काफी चले हैं सारंडा वन में। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, 820 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है ये, एशिया के सर्वाधिक घने वनों में एक है। चलिए हो गया वो। अब यहाँ सारंडा में स्थित 2 जगह है, एक तो है किरीबुरु और दूसरा है मेघाहातुबुरु। किरीबुरु और मेघाहातुबुरु ये क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे झारखंड का प्रसिद्ध खनन केंद्र बनाया है और यहाँ पे निकलता है लौह अयस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आज इतना ही था, आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि बहुत कुछ मैंने पहले वीडियो में दिखाया है और वीडियो काफ़ी लंबे होने के बाद मज़ा नहीं आता है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।